झूम ऑन न्यूज मराठी, प्रत्येक घरासाठी, घरातील प्रत्येकासाठी. संपूर्णतः अंडरवर्ल्ड मध्ये कसे भिजलेले आहेत त्याबद्दलचं वर्णन केलं. आणि त्यानंतर सन्माननीय मंत्री नवाब मलिकजी यांची प्रेस आम्ही ऐकली. त्यांना फटाके भिजले वाटे, पण माननीय देवेंद्र फडणवीसजींनी फोडलेल्या फटाक्याचा आवाज ऐकून फटाके भिजलेले वाटणाऱ्यांचे चेहरेच घामाने पूर्णपणे भिजून गेले आणि म्हणून चेहऱ्यावरचा नूर बदलला, रंग बदलला, मेकअप बदलला, सूर बदलला. भिजलेल्या स्वरामध्ये स्वतःची सफाई देण्याचा प्रयत्न नवाब मलिकजींनी जरूर केला. पुन्हा एकदा मूळ विषयाकडे आम्ही आपलं लक्ष वेधू इच्छितो की आमचे आरोप काय होते किंवा आहेत. नंबर 1, सरदार शाहवली खान हा 93च्या बॉम्बलास्ट मधला आरोपी शिक्षापात्र आहे. त्याच्याशी नवाब मलिकजींचे आर्थिक व्यवहार आहे. आरोप क्रमांक 1. दुसरा आरोप आम्ही काय केला? मोहम्मद सलीम पटेल जे दाऊदच्या बहिणीच्या हसीना परकारचे फ्रंटमॅन, पॉवर ऑफ अटर्नी होल्डर आणि नंतर अटक झालेले, यांच्याशी आर्थिक व्यवहार त्यांच्या माध्यमातून त्याचा फायदा करून दिला. हा आरोप क्रमांक 2. 1.5 लाख स्क्वेअर फुटाची किंवा त्याच्याही वरची असलेली मोठी जागा आणि इमारती याची मालकी कवडी मोलाने मालकीयत मिळवली, ती गुन्ह्यातील आरोपींच्याकडून. हा आरोप क्रमांक 3. आणि जे आरोपी ताडा अंतर्गत आरोपी होते त्यांची मालमत्ता टाच लागून सरकारकडे येणं अपेक्षित होतं, त्याआधी त्यांना मदत करण्यासाठी स्वतःकडे वळवली, विकत घेतल्याचं दाखवलं. हा आरोप क्रमांक 4. आता माननीय नवाब मलिक साहेबांनी याला उत्तर काय दिलं? पहिला आरोप, सरदार शाहवली खान यांचे बॉम्बस्फोटात ते शिक्षापात्र आरोपी आहेत, त्यांच्याशी आर्थिक व्यवहार केला. त्याबद्दल नवाब मलिक साहेब म्हणाले कबूल. 1.5 लाखच्या वर फुटाची मालमत्ता, जागा, इमारती कवडी मोलाने मालकीयत मिळवली. नवाब मलिक साहेबांचं उत्तर कबूल. ताडातील आरोपींना जप्त व्हायची होती त्या मालमत्ता विकत घेतल्याचं करून स्वतःकडे वळवली. त्यावर माननीय नवाब मलिक साहेबांचं उत्तर काय? कबूल. आणि मोहम्मद सलीम पटेल या गुन्हेगाराशी आर्थिक व्यवहार करून फायदा केला, या बाबतीत उत्तर काय? मौन कबूल. म्हणजे नवाब मलिक साहेबांनी तिन्ही आरोपांना कबूल 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 करून स्वतःच कबुली जबाब दिलाय. आणि हसीना पारकरच्या विषयात बोलायची हिंमत नसल्यामुळे त्याला मौन कबुली दिली आहे. आणि त्यामुळे नवाब मलिक साहेबांचं उत्तर याचा अर्थच कबुली जबाब आहे. बरं, याच्या समर्थनार्थ काय गोष्टी सांगितल्या? तर काय म्हणे, 4-5 दुकानं आमची होती पुढे आणि मागे गुडाऊन होतं. आम्ही भाडेकरू होतो आणि संपूर्ण जागेचा मालकीयत आम्ही घेतली. तीही 30 लाख कबूल करून 20 लाखात. मुंबईतल्या भाडेकरूंना काय तुम्ही मूर्ख समजता का?
आजही मुंबईतला भाडेकरू सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत 2 तप लढाई लढतोय की स्वतःची खोली मालकी तत्वावर मिळवण्यासाठी सुद्धा मालक तयार नसतो, याची असंख्य उदाहरणं मुंबईत. पण नवाबी भाडेकरू हा असा नवीन झालाय, नवाबी भाडेकरू नवीन शब्द आहे की ते ज्या इमारतीतले भाडेकरू दुकानाचे होती ती अख्खी इमारत तर दिलीच, अजून 2 इमारती दिल्या, झोपडपट्टी दिली, मोकळ्या जागा दिल्या, गोडाऊन दिले 30 लाखात आणि 30 लाख कबूल करून 20 लाखात. असे नवाबी भाडेकरू मुंबईत शोधून सापडणार नाही. हा तर खरं मुंबईतल्या भाडेकरूंचा अपमान आहे. दुसरं त्यांनी समर्थनार्थ काय म्हटलं, आम्हाला 25 रुपये स्क्वेअर फुटात पूर्ण जागेची मालकी घ्यावी लागली. मुंबईमध्ये एका भाडेकरूला मालकाकडनं नुसतं दुसऱ्याला विकल्यावर जी बिल फिराई करावी लागते ती सुद्धा जेवढाचा व्यवहार झाला त्याच्यात 33% द्यावी लागते. पण हा नवाबी दर, नवाबे भाडेकरूचा नवाबी दर 25 रुपये पर स्क्वेअर फुटात अख्खी स्वतःची जागा नाही, अख्खी इमारतच मालकी तत्वावर मिळते. हे जनतेला मूर्ख समजतात का? तिसरं त्यांनी समर्थनार्थ असं म्हटलं की आज सरदार नावाचा जो कोणी गुन्हेगार आहे, सरदार शाह वली खान, हा वॉचमन होता आणि त्याने 7/12वर नाव टाकलं म्हणून आम्हाला त्याला पैसे द्यावे लागले. मुंबईतल्या वॉचमन्सना नवीन धंदा, हा नवाबी धंदा शिकवतायत का की वॉचमन आता संपूर्ण इमारतीसहित जागेच्या 7/12वर नाव चढवू शकतात, कुठलाही व्यवहार न करता, 1 रुपयाची ट्रान्सफर न करता, आणि मग त्याच्याकडे ना जागा विकत घ्यायला त्यालाही आम्ही पैसे देणार. त्यामुळे नवाब मलिक साहेबांचा हा नवाबी भाडेकरू, नवाबी दर आणि नवाबी धंदा मुंबईकर त्याच्यावर विश्वास ठेवूच शकत नाही. अहो, झोपडपट्टीचा तुम्ही उल्लेख केला, तुम्ही तर हाऊसिंग मिनिस्टर होतात, आज राज्यातले मिनिस्टर आहात. आजही झोपडपट्टीची जागा जर खाजगी मालकाची असेल तर सरकार सुद्धा ती जागा हस्तांतरण करण्यासाठी, एक्विजिशन करण्यासाठी रेडी रेकनरच्या 25% निधी पैसे देतात. त्या जागेच्या रेडी रेकनरच्या 25% एवढी जागेची किंमत सरकारला हस्तांतरणात सरकार घेते. पण हा नवाबी मालक कोणी आहे जो रेडी रेकनरच्या 10% दरावर अख्खी मालकीयत द्यायला तयार आहे, म्हणजे सरकारच्याही दराच्या खाली. आणि त्यामुळे ही चांडाळ चौकटी जी आहे त्यामध्ये नवाबी भाडेकरू, नवाबी दर, नवाबी धंदा, नवाबी मालक हे अंडरवर्ल्डचे व्यवहार खाली झाकण्यासाठी चांडाळ चौकटी काम करते. असो, स्वतः मंत्री महोदयांनी कबुली दिली आहे, होय सरदार शाह वली खानशी व्यवहार झाला, त्याला पैसे दिले, तो बॉम्बलोसातला आरोपी होता, बॉम्बस्फोट 93ला झाला, व्यवहार 2005ला झाला. याचा अर्थ मंत्रीपदावर काम करून राहिलेल्या माणसाने बॉम्बस्फोटमधल्या आरोपीशी व्यवहार केला, ही कबुली आहे. सलीम पटेलशी पॉवर ऑफ अटर्नी व्यवहार कबुली आहे. हस्तांतरणात रेडी रेकनरच्या आजूबाजूच्या दरापेक्षा कमी दरात केलं, ह्याची कबुली आहे. मग या कबूल नंतर राज्याच्या प्रमुखांकडे आमची एकच मागणी आहे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तुमच्या मंत्रिमंडळातले मंत्री आता कबुली जबाब देत आहेत, तुम्हीच FIR दाखल करून चौकशी करा. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी यावर FIR दाखल करून
चौकशी करावी नवाब मलिक यांची, आणि हा नवाबी दर, नवाबी भाडेकरू, नवाबी धंदा, नवाबी मालक याचं रहस्य मुंबईकरांसमोर उघड करावं. की नाहीपेक्षा तर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी हे जे काही समोर मांडून ठेवलेलं खोटं आहे ते जर पटत असेल तर एक GRच काढावा की यापुढे मुंबईत प्रत्येक भाडेकरूला 10% आपल्या जागेच्या किमतीचे पैसे भरा. केवळ आपल्या गाळ्याचे नाही, इमारतीचे मालक. हा GRच माननीय मुख्यमंत्र्यांनी काढून टाकला. आणि म्हणून या प्रकरणामध्ये फटाक्यांचा देवेंद्रजींनी उडवलेला बार एवढा मोठा होता. पावसात फटाके भिजले म्हणणाऱ्यांचे चेहरे घामाने थपथपून भिजले. आता तर एकच प्रकरण आहे, आगे आगे देखिए होता है क्या. आज सुबह तो माननीय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इस सरकार के अंडरवर्ल्ड से संबंध और संपर्क कैसा है इसका एक अध्याय पेश किया है. जिनको ये लगा कि बम बारिश में ही भीग गए, वो इस बम के धमाके के कारण उनके चेहरे ही पसीने से डरकर लथपथ हो गए. चेहरे का नूर बदल गया, रंग बदल गया, चेहरे का मेकअप भी बदल गया. पूरे देश दुनिया ने देख लिया. फिर हम एक बार उसी तरफ आना चाहते हैं. हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने आरोप क्या लगाए. नंबर 1, सरदार शाह वली खान नाम का एक बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी, कन्विक्टेड एक्यूज, उसके साथ नवाब मलिक जी ने आर्थिक व्यवहार जगह का किया. दूसरा आरोप हमारा था, मोहम्मद सलीम पटेल नाम का जो व्यक्ति जो बाद में अरेस्ट हुआ, जो दाऊद की बहन हसीना पारकर का फ्रंटमैन ड्राइवर था, उसके माध्यम से आर्थिक व्यवहार किया. यह हमारा दूसरा आरोप था. तीसरा आरोप, 1.5 लाख फुट से भी ज्यादा की जमीन और उसके ऊपर की बिल्डिंगें, ये सिर्फ कौड़ी के मोल 30 लाख रुपए में मुंबई में उसकी ओनरशिप मालकियत दी गई. चौथी बात हमने आरोप लगाई थी, ये दोनों यानी विशेष रूप से सरदार शाह वली खान, ये टाडा केस का एक्यूज था, कन्विक्टेड था. उसकी सभी मालकियत की जमीनें सरकार को अटैच करनी थी. उससे बचाने के लिए नवाब मलिक जी ने उसको खरीदकर अपने पास संरक्षित किया और आरोपियों को मदद की. अब इन चारों आरोपों पर सम्माननीय मंत्री नवाब मलिक जी ने जवाब क्या दिया. पहला आरोप, सरदार शाह वली खान के साथ आपने आर्थिक व्यवहार किया जो बॉम्ब ब्लास्ट में कन्विक्टेड एक्यूज है. नवाब मलिक साहब का उत्तर था कबूल. दूसरा आरोप, 1.5 लाख फुट से भी ज्यादा की जमीन और उसके ऊपर की मालकियत की बिल्डिंग, ये कौड़ी के मोल 20 लाख रुपए में ही आपने मालकियत ली. नवाब मलिक साहब ने उत्तर दिया कबूल. तीसरी बात, टाडा कानून के अंतर्गत जो एक्यूज थे बाद में कन्विक्ट हुए, उनकी ओनरशिप की मालकियत की जमीन और बिल्डिंग सरकार को जमा होनी चाहिए थी. उससे बचाने के लिए नवाब मलिक जी ने व्यवहार किया. उसका उत्तर भी नवाब मलिक जी ने दिया कबूल. चौथा आरोप जो था, हसीना पारकर के फ्रंटमैन से आर्थिक व्यवहार किया, उसका जवाब माननीय नवाब मलिक जी ने दिया
मौन कबूल। इसका मतलब स्पष्ट है, सभी आरोपों पर 3 बार उन्होंने कबूल 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 ये नवाब मलिक जी ने किया है। उनका उत्तर यानी सिर्फ कबूलीनामा था, कबूलीनामा है, वो उससे भाग नहीं सकते। इसके समर्थन में उन्होंने क्या कहा, मेरी तो 4-5 दुकानें थी एक बिल्डिंग में, पीछे गोडाउन था। मुंबई की प्राइम लैंड पर 4-5 दुकानें और गोडाउन के मालिक को सिर्फ 30 लाख रुपए में मैंने ओनरशिप मालिकियत ले ली। 30 लाख तो कबूल किया, दिया 20 लाख किया। ये जनता को और मुंबई के किराएदारों को मूर्ख समझते हैं क्या? मुंबई के किराएदार 24 साल से भी ज्यादा समय सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं कि मुंबई में हमारी किराए की जमीन को मालिकियत में दिया जाए, वो भी कम दाम में। उसमें अभी तक हमारे किराएदारों को सफलता नहीं मिली। ये नया किराएदार मुंबई में पैदा हुआ है, नवाबी किराएदार, जिसको बहुत सस्ते दाम में इसी जगह की मालिकियत मिली। इस प्रकार का समर्थन और झूठ बताना चाह रहे हैं। दूसरा समर्थन उन्होंने क्या किया, 25 रुपए स्क्वायर फीट पे मैंने मेरे दुकानों की मालिकियत तो ली, लेकिन 25 रुपए स्क्वायर फीट पे मैंने पूरी बिल्डिंग और जगह की भी मालिकियत मालिक से ले ली। मुंबई में आज एक किराएदार अगर दूसरे को जमीन या उसका गाला भी बेचता है, यूनिट बेचता है, तो भी मालिक बिल फिराई के लिए 33% ऑफ ट्रांजैक्शन, 33% पैसा लेकर बिल फिराई करता है। ये नया कौन सा रेट, नवाबी रेट आ गया कि 25 रुपए में अच्छी इमारत ही मालिकियत में मिल जाती। तीसरा उन्होंने कहा कि सरदार शाह वली खान, ये तो वॉचमैन थे साहब, वॉचमैन ने अपना नाम 7/12 पर चढ़ाया तो वॉचमैन को हमने कुछ लाख रुपए दिए। अब मुंबई के वॉचमैनों को ये नया धंधा शायद नवाब मलिक जी सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि आइए वॉचमैन अभी बिल्डिंग के मालिक बनिए, जगह के मालिक बनिए, 1 रुपया ट्रांसफर किए बिना और लाखों रुपए कमाइए। ये नवाबी धंधा नवाब मलिक जी बता रहे हैं। उन्होंने चौथी बात की कि कुछ लोग स्लम्स में रह रहे हैं, इसके लिए हमको सस्ते दाम में मालिकियत मिली। नवाब मलिक जी, आज आप भी मंत्री हैं, आज का भी कानून ऐसा कहता है कि प्राइवेट ओन्ड लैंड पर अगर स्लम होगी तो सरकार भी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी उस प्राइवेट ओनर को रेडी रेकनर का 25%, 25% देता है। लेकिन आपके पास ये नवाबी मालक नहीं आया कि जिसने रेडी रेकनर के 10% पर ही पूरी स्लम की बिल्डिंग नहीं, पूरी स्लम और जगह पूरी मालिकियत दे दी, यानी सरकारी दाम से भी कम दाम पर। और इसका मतलब स्पष्ट है, मुंबई में इस प्रकार का नवाबी रेट, नवाबी धंधा, नवाबी किराएदार, नवाबी मालिक, ये चांडाल चौकटी अपना चेहरा दिखाकर अंडरवर्ल्ड की लैंड के ट्रांजैक्शन को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से विनती करते हैं, आपके ही मंत्रिमंडल में बैठे हुए एक मंत्री ने कबूल 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 कहकर सभी आरोप कबूल किए। अब आपको इसकी एफआईआर दर्ज करके इंक्वायरी करनी पड़ेगी। एफआईआर दर्ज करके इंक्वायरी नवाब मलिक जी की करना, इसमें और कौन लोग हैं इसकी इंक्वायरी करना, ये हमारी मांग है। और आगे चलकर आपसे विनती भी है, रेडी रेकनर के 10% में किराएदार अपना मकान या दुकान छोड़ के पूरे बिल्डिंग का अगर मालिक होता है तो आप नया जीआर निकालिए और मुंबई के सभी किराएदारों को
मालिक बनने के लिए 10% पैसा भरो और मालिक बन जाओ, ऐसा नया GR इशू करिए। अपने चेहरे फटते हुए देखकर राष्ट्रवादी कांग्रेस चिंतित है। इस केस के जो आरोपी हैं सरदार शाह वली खान, इन पर प्रमुख आरोप है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और उससे भी BMC के बिल्डिंग में कहां पर बम लगाना, उस आरोप में उनको गिरफ्त भी किया और कन्विक्शन भी हुआ। ऐसे आरोपियों से राष्ट्रवादी कांग्रेस का मुंबई अध्यक्ष व्यवहार करता है और ऐसे मंत्रिमंडल का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री करते हैं। आप स्वयं इसके बारे में आत्मपरीक्षण करिए। ये तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ आना बाकी है। धन्यवाद। सर, नवाब मलिक असं म्हणतात की देवेंद्र फडणवीस यांनी काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मुंबईला भेटीस धरलं आणि त्याचा हायड्रोजन बॉम्ब आम्ही उद्या फोडू शकायचा आहोत। त्या अधिकाऱ्यांचे संबंध दहशतवाद्यांशी, आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांशी संबंध होते असं आरोप त्यांना बोलू तर द्या, त्यांचेच दात त्यांच्याच घशात पडतील आणि आमची हयात आणि आमचे आयुष्य विरोधी पक्षातच गेलंय। त्यामुळे नवाब मलिकजी, तुमच्या अशा फादरपुसक्या धमक्यांना आम्ही घाबरत नाही। मुंबई पर कल नवाब मलिक ने कहा कि मुंबई के ऊपर कल हाइड्रोजन बम गिरेगा और देवेंद्र फडणवीस को उस हाइड्रोजन बम का इंतजार रहना है। भाई, जिनको 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के कन्विक्टेड आरोपी वॉचमैन लगते हैं, वो हाइड्रोजन, एटॉमिक, लोकल इस बम की बात करते हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। और हमारा निवेदन भी है, उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भाई जानकारी चाहिए थी तो मुझसे मांगते, मैं दे देता। आप भी इस बात को नोट करिए, हमारी विनती है। कल जब इसकी इंक्वायरी होगी या इसमें कोई समन्स जाएगा, तब सेंट्रल की अलग अलग एजेंसियां हमें कैसे तकलीफ देते हैं, ये बताकर जानकारी देने से छुपिए मत। वो भी आपने कबूल किया है कि जानकारी मांगे हम देंगे। जब बुलाया जाएगा तब राजनीति के पर्दे के पीछे छुप के पसीना पोंछने का काम मत करिए। उनके बेटे ने फराज मलिक, उनके बेटे ने लोगों को उस प्रॉपर्टी पर ले जाकर के बाइट्स दिए और कहा है कि तब उनको पता नहीं था कि वो आरोपी है और अंडरवर्ल्ड के संबंध है। दूसरा, कोई अगर आरोपी होता भी है तो जब तक कन्विक्ट नहीं हो उसकी प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर के कोई दिक्कत नहीं। मैंने शुरुआत में बताया, बॉम्ब ब्लास्ट 1993 में हुआ, ट्रांजैक्शन 2005 में हुआ, आरोपी कन्विक्टेड थे, तो इसका बहाना वो ले नहीं सकते। दूसरी बात, कानून में एक प्रिमाइस बहुत स्पष्ट है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून की जानकारी नहीं थी, ये बहाना नहीं बन सकता। और यही अगर दलील को माने तो इसी बॉम्ब ब्लास्ट केस में थापा नाम के अधिकारी का एक कहना ही था कि जो ट्रक आई थी वो रोज की थी, इसके कारण मैंने छोड़ दी, लेकिन वो कन्विक्ट हो चुके हैं। तो अभी नवाबी एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी खोले कि जिसमें इसकी पढ़ाई करें। धन्यवाद। झूम ऑन न्यूज मराठी, प्रत्येक घरासाठी, घरातील प्रत्येकासाठी।